हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं आप सभी तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने बीकेबी हाईटेक स्कूल में। हम लोग जीव विज्ञान में प्राणी जगत पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ हेमिचोर्डेटा के बारे में। इसके पहले मोलस्क और इकाइनोडर्मेटा का मैंने वीडियो सेंड किया था। मैं खुद क्लास नहीं ले सका था क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त बहुत अधिक था, मुझे समय नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मैं आपका क्लास रोका नहीं और किसी भी दिन आपका क्लास रुका हुआ नहीं है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अगला जो संघ है हेमिचोर्डेटा, उसको हम लोग कहते हैं हेमिचोर्डेटा। एक ही में होता है ना, लेकिन मैं समझाने के लिए कुछ बात है इसलिए अलग अलग लिखा हूँ। हेमिचोर्डेटा एक ही साथ लिखेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग समझेंगे हेमिचोर्डेटा। ये जो नाम है ना, इस नाम में भी कुछ बात छुपा हुआ है। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक है हेमी और दूसरा है चोर्डेटा। हेमी का मतलब होता है, याद रखिए, आधा। जैसे हेमिस्फीयर का नाम सुना है? स्फीयर मतलब होता है गोला और हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, गोला का आधा। तो यहाँ भी वही शब्द लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है हेमी। हेमी मतलब होता है आधा। चोर्डेटा, चोर्डेटा को हम लोग रज्जुकी या रज्जु के नाम से हम लोग जानते हैं। रज्जु का मतलब तो ऐसे रस्सी होता है, लेकिन यहाँ रस्सी ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अपने भाषा में कहूँ तो पीठ पर या यूँ पीठ में, और किताब के भाषा में पृष्ठ में, पृष्ठ भाग में मतलब पीछे, बीच में। हेमिचोर्डेटा नाम क्यों पड़ा है? इसलिए क्योंकि ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं रीढ़, इनमें पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, वह अर्ध विकसित होता है। या यूं कहें कि आधा चोर्डेटा यानी आधा रीढ़ की हड्डी वाला प्राणी इसमें आएंगे। क्लियर? तो हेमिचोर्डेटा का मतलब। अब मैं हेमिचोर्डेटा का एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे इस पृथ्वी पर जो प्राणी हैं, जो जंतु हैं, उनको दो भागों में बांटा गया था, एनिमल्स, दो भाग में। एक को हम लोग इनवर्टिब्रेट और दूसरे को वर्टिब्रेट। ये क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट? इनवर्टिब्रेट जिसमें कि चोर्डेटा यानी ये नोटोकॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, इसको नोटोकॉर्ड भी कहा जाता है, अनुपस्थित यानी नहीं रहता है, उनको इनवर्टिब्रेट। और जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट कहते हैं।
ये हेमिकॉर्डेटा को हम लोग रज्जुकी यानी वर्टिब्रेट में ही रहते थे, कॉर्डेट संघ में ही रहते थे, लेकिन नहीं, चूंकि इसका पूरी तरह से विकसित नहीं होता है यह कॉलम नोटोकॉर्ड, इसीलिए इसको इनवर्टिब्रेट में पहले रखा जाता है, पहले कॉर्डेट में, अब हाँ, और अब भी लेकिन रखा जाता है इनवर्टिब्रेट, और इसके लिए एक अलग संघ बना दिया गया जिसका नाम दिया गया हेमिकॉर्डेटा, है ना। हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा संघ है किसमें का, इनवर्टिब्रेट का, है ना। इसको हम लोग अरुज्जुकी कह सकते हैं। जितने भी प्राणी हैं जो अरुज्जुकी हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनमें ही ये हेमिकॉर्डेटा आते हैं। क्लियर। यह एक छोटा सा संघ है। सबसे पहली बात, इसके उदाहरण मतलब ज़्यादा नहीं मिलते हैं, छोटा सा संघ याद रखिएगा। दूसरी, जैसा कि हमने अभी बताया रीढ़ की हड्डी, ये तो नाम के अनुसार बताया, लेकिन इसमें भी आपको लिखना चाहिए। सिर्फ मतलब नसूड़ यानी मस्तिष्क यानी सर जो हेड है, इतना ही दूर विकसित होता है, या माथा हम कह सकते हैं या सर कहते हैं, सर तक छोटा रज्जुकी मिलता है ना। तीसरा बात, अब इसके शारीरिक बनावट की अगर बात कर लें तो ये भी तो शारीरिक बनावट ही है। शारीरिक बनावट में याद रखें, यह ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या समझेंगे, इसमें इक्टो, मीजो और इंडो तीनों दल होता है ना। इक्टो, मीजो और इंडोडर्म, त्वचा मतलब तीनों स्तर पाया जाता है। और चौथा चीज बताऊं तो ये प्रगुही होते हैं, यानी सिलोमेटिक, यानी इसमें सिलोम पाया जाता है, यानी डर्म बाहरी त्वचा तथा एलिमेंट्री कैनल आहार नाल के बीच गुहा उपस्थित रहता है। गुहा उपस्थित रहता है ना। पांचवा बात, इनमें पांचवा बात क्या होती है, तो इनका जो शरीर होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर समझ रहे हैं, मतलब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो तंत्र होता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये या प्रजनन तंत्र, ये अंगों से मिलकर बना हुआ तंत्र इनमें उपस्थित रहता है। इसीलिए कहेंगे कि इनका जो शरीर होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। अब तंत्र की बात कर ही दिया तो एक और बता दूं, इनमें भी दिल होता है और दिल से नलियां निकली हुई रहती है। कौन सी? रक्त की नलियां, रक्त वाहिनियां निकली हुई रहती है ना। इसीलिए अगर हम परिसंचरण तंत्र की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो चूँकि रक्त नलिकाओं में बहती है इसलिए बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। लेकिन किसी किसी में याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र भी लिखता है किसी किसी किताब में। एनसीईआरटी में बंद तो बंद है, हमने तो देखा नहीं। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं कि ब्लड वेसल्स रहते हुए भी
इनमें रक्त जो है ब्लड वेसल्स के बाहर भी बहता है। जैसे इनवर्टिब्रेट हम लोग जितना अभी पढ़ रहे थे, मोलस्का की बात की है, या इकाइनोडर्मेटा हम पढ़े हैं, या इसके पहले हम लोग ऑर्थोपोडा पढ़े हैं, इसके बाद एनेलिडा पढ़े हैं। ये सब जितने भी संग है सब इनवर्टिब्रेट है, यानी हम कहीं भी रीढ़ की हड्डी की बात किए थे? नहीं किए थे, वो सब इनवर्टिब्रेट थे, है ना। तो इनवर्टिब्रेट में खुला परिसंचरण तंत्र जो विकसित थे उनमें, तो लेकिन इनमें चूँकि रक्त वाहिनियाँ होती हैं 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए इनका शरीर जो है 3 भागों में विभक्त होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है सूंड कहते हैं, सूंड। आगे सूंड तो समझते हैं, हाथी का सूंड, उसी तरह इनके भी सूंड होते हैं। दूसरा कॉलर, कंधा। है ना। और चौथा जो होता है वह होता है धड़। धड़ मतलब कंधा के नीचे, ये सर, ये धड़। तो सर सूंड हो गया, और ये कॉलर हो गया, और ये धड़ हो गया। इनके 3 भाग जो हैं दिखाई देते हैं। और इसके बाद अब श्वसन की बात कर लूँ। फेफड़ा नहीं होता है, फेफड़ा नहीं होता है। कोलोम छिद्र, कोलोम छिद्र होता है, जिसको हम लोग विग्रसनी में होता है, उसको हम लोग गिल्स कहते हैं ना। अब गिल्स से एक और चीज़ याद आ गया। गिल्स किन में होती है? याद कीजिए, मछलियों में होती है। और मछलियाँ कहाँ होती है? समुद्र में, पानी में, जल में होती है। ये 9वां चीज़ अगर इसके बारे में बताऊं तो समुद्री जीवन, अर्थात ये समुद्र में रहते हैं। समुद्र में थोड़े समय के लिए या अधिक समय के लिए, लेकिन ज़्यादातर अपना समय जो है ना समुद्र के किनारे, मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी के अंदर हम यहाँ लिखते हैं, याद रहेगा, किनारे गड्ढा या छिद्र, होल जिसको कहते हैं, बिल बनाकर या छिद्र या बिल में लिख देते हैं, में बनाकर ये निवास करते हैं। ठीक है। 10वां बात, ये एक लिंगी होते हैं, यानी इनका लिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। एक लिंगी होते हैं मेरे हिसाब से। इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, पुस्तक में भी दिया हुआ है एक लिंगी। जैसे हम लोग होते हैं उसी प्रकार ये भी होते हैं। 2 जीवों में अलग अलग, मतलब एक लिंगी का मतलब क्या? नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। और सीधी सी बात है, नर तथा मादा जब अलग अलग होते हैं तो इससे एक और आप चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या? इनके अंदर प्रजनन सेक्सुअल होगा कि असेक्सुअल? तो सीधी सी बात है, जब ये अंग तंत्र है, एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा, ये कुछ चीज़ याद रहेगा, दूसरा चीज़ याद हो जाएगा अपने आप। जब इनमें अंग तंत्र है तो सीधी सी बात है प्रजनन तंत्र भी विकसित होगा। और प्रजनन तंत्र जब विकसित होगा तो अलैंगिक प्रजनन की तो बात ही नहीं होती, लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। अब लैंगिक प्रजनन भी में भी एक लिंगी है,
ये भी याद रखिएगा। तो इनमें कौन सा प्रजनन होगा? लैंगिक। अब जब लैंगिक प्रजनन होगा तो इनका अंडा कैसे बनेगा? निषेचन कहाँ होगा? जैसे मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फॉलोपियन ट्यूब में, मादा के जननांग में फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म जाकर निषेचित होता है तो अंडा बनता है, जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है। तो शरीर के अंदर, लेकिन याद रखिए चूंकि जल में रहने वाले हैं, है ना, इसलिए इनका जो निषेचन होगा वह बाह्य निषेचन होगा। हालांकि बाह्य निषेचन के लिए भी अलग अलग शर्त है। कौन कौन सा शर्त होता है जानते हैं आप? स्पर्म अधिक मात्रा में, अंडाणु अधिक मात्रा में जल में छिड़काव होना चाहिए, और एक ही समय में नर और मादा अपना स्पर्म और अंडाणु ओवम एक ही साथ अधिक मात्रा में जल में छोड़ेंगे, तब जाकर इत्तेफाक से उनका कोई मतलब कोई कोशिका जो है निषेचित होगा, यानी जाइगोट बनेगा। और जाइगोट भी बहुत अधिक मात्रा में बनना चाहिए। निषेचन एक निषेचन नहीं, बहुत सारे स्पर्म बहुत सारे अंडाणु के साथ निषेचित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला अंडा अन्य जीव जंतुओं का खाद्य पदार्थ मतलब भोजन भी बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा अंडा बनेगा तब मतलब उसमें से कोई चांस रहेगा कि एक बच भी जाए और फिर उससे लार्वा बन जाए और फिर से हेमिकोडाटा का कोई सदस्य बन जाए, यानी जीव उत्पन्न हो जाए। अब एक ही अंडा बना और एक अंडा कोई मान लीजिए कि जीव खा गया तो वो निर्वंश हो जाएगा, उसका खानदान हेमिकोडाटा के अंदर जो भी रहेंगे। इसीलिए इनका एक शर्त है, वही शर्त है, एक दो शर्त। क्या शर्त है? जल में बाह्य निषेचन के लिए अधिक मात्रा में स्पर्म का छिड़काव होना चाहिए, अधिक मात्रा में ओवम का छिड़काव होना चाहिए, और दूसरी बात नर और मादा एक ही समय, सब बोल रहा हूँ नोट कीजिएगा आप, मैं नहीं करूँगा, मैं आप नोट कीजिएगा, आपको पढ़ना है। और नर और मादा जो युग्मकों का छिड़काव करेंगे जल में, उनका समय भी एक ही होना चाहिए, एक ही समय में। अब मान लीजिए कि मादा जो है अंडाणु छोड़कर छिड़क कर चली गई, तो कुछ समय में या तो नष्ट भी हो सकता है जल में इसी तरह रहेगा तो, और नहीं तो दूसरे जीवधारियों का भोजन भी बन जाएगा। नर भी स्पर्म छोड़ दिया तो जल बहाकर कहाँ से कहाँ लेकर चल जाएगा, और ओवम कहाँ मादा उसको खोजते रहेगी, नहीं मिलेगा, दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए उन दोनों का जो छिड़काव होता है जल में वह समय एक ही होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी। और तीसरा शर्त के बारे में मैंने क्या बताया? इनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, है ना, ताकि निषेचन अधिक से अधिक हो सके, ताकि दूसरे जीवधारियों का भोजन बने भी तो सब नहीं बन जाए, एक दो उसमें से बच जाए ताकि जीवधारी का जन्म हो जाए। तो इनके अंदर निषेचन जो होगा कैसा होगा? बाह्य निषेचन। और 13वां चीज जैसे कि अभी मैंने बताया, अंडा बनेगा और अंडा अप्रत्यक्ष परिवर्धन, यानी अंडा से बच्चा नहीं निकलेगा, डिंभक निकलेगा, यानी लार्वा निकलेगा, है ना। और इसके बारे में बताऊं आपको, हाँ, एक चीज जो छूट गया, 14वां चीज इसका कि इनके अंदर भी
पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, जिससे कि अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं। तंत्रिका तंत्र के रूप में, पृष्ठीय मतलब पीछे, है ना। तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है और रज्जु के समान होता है, रस्सी के समान होता है, इसीलिए इसको पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु कहा जाता है ना। और हाँ, एक और चीज छूटा हुआ था, देखिए अभी याद आया। इसका जो लार्वा होता है ना, उसके लार्वा को टोनेरिया लार्वा भी कहा जाता है। टोनेरिया लार्वा, यही पर लिख दिया। और 15वां चीज, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी जो अंग होता है जिससे कि ये उत्सर्जन करते हैं, वो इनका सूंड ही होता है। सूंड, है ना, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अच्छा, समिति नहीं बताया इनमें। आप क्या सोचते हैं? ये लंबा चित्र भी आप लोग देखते होंगे। द्विपार्श्व समिति होता है, मतलब अगल बगल से इनको एक ही जगह से हम काट कर दो भागों में बांट सकते हैं, इसीलिए कहते हैं द्विपार्श्व समिति होता है। अब इसका उदाहरण है, देखिए दिया हुआ है, बैलेनोग्लोसस और दूसरा है सैकोग्लोसस। एक है बैलेनोग्लोसस, उदाहरण बैलेनोग्लोसस। इसका चित्र भी बना लीजिएगा, ये उदाहरण है इनका। और दूसरा क्या बताया? सैकोग्लोसस। सैकोग्लोसस जलीय जीव हैं, समुद्र में रहने वाले जीव हैं, बस समुद्र के किनारे रहते हैं। मैं बार बार भूल जाता हूँ, समुद्र में बीच में, मतलब ज़्यादा गहराई में ये सब नहीं पाए जाते हैं। और ये दो उदाहरण हैं छोटे छोटे, ज़्यादातर ये नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं ये, है ना। तो ये रहा बात जो है हेमिकॉर्डेटा। और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉर्डेटा के बारे में, रज्जु की, जिसमें कि हम सभी भी आ जाएंगे। यानी वैसे वैसे जिनमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। इनका वर्ग भी अलग अलग है, उभयचर, साइक्लो स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे, कैंड्रिकिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसी का आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। सो थैंक यू।